आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा चेन्नई तट पर वापस लौटी जिंदगी की तस्वीरों की भी है, जहां बीच पर ऑलिव रिडले कछुए अपने नेस्टिंग प्लेस पर लौटे और यहां सैकड़ों अंडे दिए। मथुरा में बरसाना के लाडली मंदिर में लड्डू मार होली खेली गई, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु उमड़े। इस दौरान पहले राधा रानी मंदिर के सेवायत ने श्रद्धालुओं पर लड्डू फेंककर होली की शुरुआत की। उसके बाद श्रद्धालु अपने साथ लाए लड्डुओं को एक दूसरे पर मारकर होली का आनंद लेते नजर आए और नाचते गाते गुलाल उड़ाते होली के रंग में रंग गए। लड्डू मार होली में भक्त भगवान के साथ होली खेलकर भक्ति में सराबोर हो गए। बरसाना में लड्डू मार होली के दूसरे दिन लठमार होली खेलने की परंपरा है। राजधानी दिल्ली में कारीगर बाजार लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ अलग अलग राज्यों से आए शिल्पकार अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। देश भर से आए 200 शिल्पकार और दस्तकार अपने हाथों से बनी पारंपरिक वस्तुओं को सीधे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इस बाजार का मकसद न सिर्फ स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि वोकल फॉर लोकल को भी मजबूती देना है। तमिलनाडु के चेन्नई में समंदर के तट पर ऑलिव रिडले टर्टल्स की ऐतिहासिक वापसी ने समुद्री संरक्षण को बड़ी ताकत दी है। यहाँ मादा कछुआ कायल 3 बार लौटकर एक ही सीजन में 389 अंडे दे गई, जबकि मादा कछुआ मेघलाई ने 2 बार आकर 211 अंडे दिए। राज्य में 49 हेचरी बनाकर 1150 घोंसलों के 1,35,000 से ज्यादा अंडों को सुरक्षित किया गया है और सैकड़ों नन्हे कछुओं को समंदर में छोड़ा गया है। ये पहल तमिलनाडु के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये कछुए अपने पुराने नेस्टिंग प्लेस पर ही वापस आते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में नाहन के समीप सतीवाला में देर रात एक तेंदुआ बकरी फार्म में घुस गया और बकरियों पर हमला कर दिया, लेकिन फार्म की सुरक्षा में तैनात गद्दी डॉग्स की टोली ने पूरी रात तेंदुए को फार्म के कोने में घेर कर रोके रखा। गद्दी डॉग्स ने पहले फार्म में मौजूद बकरियों की रक्षा की और बाद में 2 लड़कों की जिंदगी भी बचाई। इस वाकये का एक वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कब्जे में ले लिया है और उसे शिमला के टूटीकंडी के रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। अर्जेंटीना के इंडीज में स्थित दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट इंकाकागुआ को हिंदुस्तान के 6 पर्वतारोहियों ने फतेह कर लिया। इन माउंटेनियर्स ने माउंट इंकागुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। ये पर्वतारोही उत्तरकाशी के निम्स और पहलगाम के जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के सदस्य हैं। 5 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। 8 फरवरी को टीम अर्जेंटीना पहुंची और मिशन की तरफ कूच कर दिया। बता दें कि माउंट इंकाकागुआ एशिया के बाहर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और अब बात करते हैं दिल्ली के एक बड़े कोचिंग संस्थान पर लगे जुर्माने की। देश में यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के बीच कोचिंग संस्थानों के दावे कितने सही हैं, इस पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। सरकार की उपभोक्ता सुरक्षा संस्थान ने एक बड़े कोचिंग सेंटर पर सख्त कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। आरोप है कि कोचिंग संस्थान ने अपने विज्ञापनों में गलत जानकारी देकर छात्रों को गुमराह किया है। देश में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के बीच कोचिंग संस्थानों के दावे कितने सही हैं, इस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की उपभोक्ता सुरक्षा संस्था यानी सीसीपीए ने एक बड़ी कोचिंग सेंटर पर सख्त कार्रवाई करते हुए 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। आरोप है कि कोचिंग संस्थान ने अपने विज्ञापनों में गलत जानकारी देकर छात्रों को गुमराह किया है। ऐसे में सवाल है कि सीसीपीए ने कोचिंग संस्थान पर ये जुर्माना क्यों लगाया, क्या था पूरा मामला। तो संस्थान ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट के बाद दरअसल ये दावा किया था कि उसके यहाँ से 1016 सीटों में से 645 चयन हुए हैं। साथ ही ये भी दावा किया गया कि टॉप 10 में 6 और टॉप 50 में 35 कैंडिडेट्स उनके स्टूडेंट्स थे। यही नहीं, संस्थान ने अपने विज्ञापनों में यूपीएससी
CSC 2023 के इन टॉपर्स के नाम और फोटो भी दिए। इन दावों को इस तरह दिखाया गया कि जैसे इन सभी छात्रों ने अपनी पूरी तैयारी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों फेजेस की पढ़ाई इसी कोचिंग से की हो। देखिए, होता क्या है कि इंडिया यूथ का एक सबसे बड़ा मार्केट है, जिसमें जो इंडियन मेंटालिटी, मतलब यूथ की जो मेंटालिटी है, वो बिजनेस बाद में आता है, सबसे पहले यूपीएससी की तरफ और सरकारी नौकरियों की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस तरीके के आंकड़े पेश करते हैं कि 100% सिलेक्शंस फ्रॉम सो एंड सो आईएएस कोचिंग, 100% सिलेक्शन फ्रॉम सो एंड सो यूपीएससी कोचिंग्स, सो स्टूडेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये बिजनेस अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। आप अगर इसमें कई बार देखिए, चाहे जुडिशरी का रिजल्ट आता हो, चाहे यूपीएससी का रिजल्ट आता हो, चाहे एसएससी का रिजल्ट आता हो, कई बार सेम स्टूडेंट जो है एक ही स्टूडेंट को 10 कोचिंगें क्लेम करती है कि बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ है। अब बात आते हैं कि क्या इसके लीगल कॉम्प्लिकेशन। मैं आपको बताऊं कि 2025 में एक यूपीएससी की कोचिंग तैयारी कराने वाले पे सीसीपीए, कंज्यूमर कोर्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है उसको 11 लाख का जुर्माना हुआ। सेम आईआईटी की कोचिंग कराने वाले को 2025 में जो है करीबन 3 लाख का जुर्माना हुआ। फिर एक तरीके से काफी फेमस है एक आईएएस का, उस पे डाटा के साथ जो है खिलवाड़ करने के साथ उस पे हुआ। CCPA की जांच में पता चला कि कई उम्मीदवारों ने तो सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था। वो पहले ही प्रीलिम्स और मेंस पास कर चुके थे। इसके अलावा 431 छात्रों के फॉर्म में ये भी साफ नहीं था कि उन्होंने कौन सा कोर्स लिया था और कई जगह तारीख भी नहीं थी। CCPA ने पाया कि ये गलत जानकारी जानबूझकर दी गई थी। इंस्टीट्यूट द्वारा जमा किए गए एनरोलमेंट रिकॉर्ड की जांच करने पर अथॉरिटी ने पाया कि काफी संख्या में कैंडिडेट्स ने सिर्फ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या मॉक इंटरव्यू के लिए साइन अप किया था, जिसके मायने ये हैं कि उन्होंने इंस्टीट्यूट से संपर्क करने से पहले ही 2 स्टेज खुद से पास कर लिए, जबकि ये दावे इसके रेगुलर कोर्स के विज्ञापन के साथ दिखाए गए, जिससे ये इम्प्रेशन बना कि सफल कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट ने तीनों स्टेज यानी प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू में भी ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा 431 एनरोलमेंट फॉर्म में न तो ये बताया गया था कि किस कोर्स में एडमिशन लिया गया है और न ही भरने की तारीख लिखी गई थी। यही नहीं, इंस्टीट्यूट फीस की रसीदें या दूसरे पुष्टि करने वाले डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखा पाया। CCPA ने अपने बयान में कहा कि ऐसी जानकारी न देने से ये गलत धारणा बनती है कि सफल उम्मीदवारों को परीक्षा के सभी स्टेज में इंस्टीट्यूट ने ट्रेनिंग दी थी। अब तो जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम, उसके हिसाब से जो जुर्माना तय होता है उतना ही दिया जाता है। वो जो है जुडिशरी का काम है तय करना, कंज्यूमर कोर्ट का काम है तय करना। सवाल ये है कि जो सबसे ज्यादा सबसे तेज काम क्या किया जा सकता है, इसको एक तरीके से जो इंस्टेंट एक्शन है, कि इस पे एक इंस्टेंट एक्शन, चाहे भी कोई कोचिंग हो, जब इन पे लगातार एक्शंस लिए जाने लगेंगे तो अपने आप इस तरीके के फेक डेटा जो प्रोवाइड करते हैं उसमें कमी आएगी और लोगों में जो है समझदारी बढ़ेगी और लोगों को इन इस तरीके के कोचिंगों पे लगातार एक्शन लेने चाहिए। और साथ ही साथ जो भी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बॉडी है, इस पे भी जो है इनको, मतलब जब आप फास्ट एक्शन, रैपिड एक्शन लेंगे ना, तो इसमें अपने आप कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होंगे और इस तरीके की चीजें कम होंगी। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इंस्टीट्यूट को रेगुलेटरी एक्शन का सामना करना पड़ा है। ये दूसरी बार है जब संस्थान पर ऐसा जुर्माना लगा है। पहले यूपीएससी CSC 2022 के लिए 7 लाख रुपए का जुर्माना लगा था, क्योंकि ऐसे विज्ञापन बहुत से छात्रों और उनके परिवारों को गुमराह कर सकते हैं। इन परीक्षाओं के लिए स्टूडेंट क्योंकि ढेर सारा समय और पैसा भी लगाते हैं, तो सरकार का साफ कहना है कि किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कोचिंग संस्थानों को सही और पूरी जानकारी देना जरूरी है ताकि छात्र सही फैसला ले पाएं। अथॉरिटी ने ये भी बताया कि हर साल लगभग 11 लाख कैंडिडेट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे पता चलता है कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट से कितनी बड़ी टारगेट ऑडियंस प्रभावित हो सकती है। हमारे तहत जो कंज्यूमर सीसीपीए के जो एक्ट है, चाहे हम सेक्शन 29 की बात करें, सेक्शन 228 की बात करें, सब सेक्शन 2, और चाहे जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की जब बात करते हैं तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 के तहत जो है इनके जुर्माने की बात होती है और इन पे कार्रवाई की बात की जाती है। सेक्शन 18 जो है पावर डिसाइड करता है कि इन पे क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। और जब इसी तरीके से सेक्शन 21 बात करता है कि जो इस तरीके की जो सेक्शंस हैं, जो इस जिसके तहत जो है कंज्यूमर्स को राइट है और इन मतलब ये हमारे पास लीगल रेमेडीज है जिसके तहत इनको जुर्माना दिया जाता है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। सवाल ये है कि इसको रोका कैसे जाए। इसमें रोकने का सबसे बड़ा प्रक्रिया ये है कि इन पे एक फिक्स लाइबिलिटी तय की जाए
हर कोचिंग एक डेटा तय करे कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो भी जो है क्या बोलते हैं, अगर गलत डेटा के साथ आ रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब तक सीसीपीए ने गुमराह करने वाले 57 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को नोटिस दिए हैं, जबकि 29 संस्थानों पर 1 करोड़ 24 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही ऐसे गुमराह करने वाले दावे बंद करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं शिक्षा मंत्रालय ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक के लिए गाइडलाइंस भी बनाई हैं। सिविल सर्विसेज कोचिंग सेक्टर करीब 3,000 करोड़ रुपए है, जबकि पूरा कोचिंग उद्योग ही 58,088 करोड़ रुपए का है। और दिल्ली यूपीएससी की तैयारी का मुख्य केंद्र है। अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अपने विज्ञापनों में जरूरी सही जानकारी, ट्रांसपेरेंसी और पूरा पक्का खुलासा करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स सही और सोच समझकर सही फैसले ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केरल को अब केरलम कहिएगा। मोदी कैबिनेट ने नए पीएमओ सेवा तीर्थ में हुए कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। गॉड्स ऑन कंट्री की पहचान में एक बड़ा बदलाव हो गया है। नए पीएमओ सेवा तीर्थ में आज मोदी कैबिनेट ने पहला फैसला लेते हुए केरल का नाम केरलम कर दिया। मोदी कैबिनेट ने केरल के नाम को केरलम करके आधिकारिक तौर पर राज्य को भाषाई जड़ों के साथ जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। मलयालम भाषा बोलने वाले लोग हमेशा से अपने राज्य को केरलम ही कहते आए हैं। वहीं इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि ये नाम प्राचीन चेर राजवंश से आया है, जो इस क्षेत्र को चेरम कहते थे। माना जाता है कि चेरम शब्द ही समय के साथ भाषाई अपभ्रंश के कारण केरलम में बदल गया। बहरहाल केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी की कैबिनेट की हर बैठक में अब सभी मंत्रियों से पहले गुड न्यूज पूछने की परंपरा की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी चाहते हैं कि हर मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ी कोई अच्छी खबर साझा करे। कैबिनेट बैठक होने से पहले ये एक अनौपचारिक सत्र है, जहां हर मंत्री अपनी उपलब्धियों को उजागर करता है। ये पहल मंत्रियों को अपने मंत्रालय में नए दृष्टिकोण लाने और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए की गई है। साथ ही इस पहल के जरिए पीएम की कोशिश यही है कि कैबिनेट मीटिंग के दौरान पॉजिटिविटी बनी रहे, मंत्री मोटिवेट रहे। छत्तीसगढ़ में सुकमा की दुर्गम वादियों में करीब 650 मीटर की ऊंचाई पर बसा गोगुंडा गांव आज सिर्फ रोशनी से नहीं बल्कि उम्मीदों से जगमगा रहा है। आजादी के 78 साल बाद इस पहाड़ी गांव ने पहली बार बिजली के बल्ब की रोशनी देखी है। ये केवल एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि उन 4 दशकों के काले साई की पराजय है, जिसने इस गांव को विकास की मुख्य धारा से काट रखा था। डिबरी यानी केरोसिन तेल का दिया और टॉर्च के सहारे जीवन काटने वाले ग्रामीण खुश हैं। जिला कलेक्टर का कहना है कि यह हमारा लक्ष्य जिले के अंतिम छोर तक बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा पहुँचाना है। दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS ने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना दिया है। इस रूट पर पहले ही दिन अब तक की सबसे अधिक यात्री संख्या दर्ज की गई है। NCRTC की माने तो सोमवार को अंतिम ट्रेन रात 10 बजे रवाना होने तक कुल सवारी 1 लाख से अधिक दर्ज की गई है। ये रिकॉर्ड इस मायने में अहम है क्योंकि 2 दिन पहले रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 82 किलोमीटर लंबे पूर्ण दिल्ली मेरठ कॉरिडोर और नए मेरठ मेट्रो लिंक का औपचारिक उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद सोमवार को यह पहला कंप्लीट कमर्शियल रन था। NCRTC का कहना है कि अब तक का सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप डेटा है। राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का अग्नि वर्षा युद्ध अभ्यास हुआ। इस संयुक्त युद्ध अभ्यास में रेगिस्तान की रेतीली पिचों पर T-90 टैंक, K9 वज्र और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जैसे हाईटेक हथियारों ने सटीक प्रहार किए। ड्रोन तकनीक और नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम के सफल परीक्षण ने सेना के आधुनिक युद्ध कौशल को दिखाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में थल और वायुसेना के बीच सटीक तालमेल और संयुक्त युद्ध क्षमता का परीक्षण करना था, जिसमें भारतीय जाबाजों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। होली पर मिलावटखोरों की साजिश के खिलाफ यूपी में बड़ा अभियान चलाया गया है। कहीं नकली तेल की फैक्ट्री सीज हो रही है तो कहीं एक्सपायरी खजूर और केमिकल वाला दूध बहाया जा रहा है। ऐसे में अलर्ट रहने के साथ साथ ये जानने की भी जरूरत है कि बाजार में मिल रहे मिलावटी मिठाई, मावे और खाने पीने की चीजों की पहचान कैसे करें। इसके उपाय बहुत आसान हैं, देखिए ये रिपोर्ट। होली में अब बस चंद दिन ही बाकी हैं। जैसे जैसे फागुन की बयार तेज हो रही है, वैसे वैसे रंगों का उत्साह भी परवान चढ़ता जा रहा है। गांवों में
में फाग गीतों की गूंज सुनाई देने लगी है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में तो होली की शुरुआत बसंत पंचमी से हो ही चुकी है। मथुरा वृंदावन में अब फूलों और लड्डुओं की होली की तैयारी है। एक तरफ लोग रंगोत्सव मनाने की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर मिलावटखोर भी सक्रिय हो चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। आज आपको हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कहां-कहां मिलावटखोरी पर एक्शन हुआ। आज आपको मिलावटी दूध, मिठाई, नकली मावा और सिंथेटिक कलर से होने वाले नुकसान के साथ इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि मिलावटखोरी को लेकर अलर्ट करना है, ताकि आप त्योहार में नकली, मिलावटी और नुकसानदेह दूध, मिठाई और मावे से बच सकें। होली को देखते हुए यूपी खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग पूरे राज्य में जांच अभियान चला रहा है। 19 फरवरी से शुरू हुआ ये अभियान 28 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बाराबंकी में बड़ी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री पकड़ी गई है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में सहारनपुर और मुजफ्फरनगर खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने मिलावटी खाद्य तेल बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने तेल के 8 सैंपल लिए। साथ ही 4 टैंकर्स में हजारों लीटर तैयार तेल और 250 तेल के टीन समेत फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। मौके से फैक्ट्री मालिक को हिरासत में लिया गया। छापेमारी के दौरान पहली नजर में टीम ने पाया कि यहाँ मिलावटी तेल तैयार किया जा रहा था। पूरी टीम गई थी और टीम ने मेसर्स काव्या ट्रेडिंग के प्रतिष्ठान पे छापा मारा था और वहां से 3 नमूने सरसों के तेल का लिया है, 4 नमूने राइस ब्रान ऑयल के लिए हैं, 1 नमूना रंग का एकत्रित किया गया है। सभी 8 नमूने एकत्रित किए गए हैं और 4 टैंकों में 8000 लीटर तेल एवं 250 टीन में 3750 लीटर तेल को सीज किया गया है। नमूना भेज दिया गया है जांच हेतु और नमूने का परिणाम आने पर अगर टॉक्सिक होगा तो ये क्रिमिनल कोर्ट में और नॉन टॉक्सिक होगा, एडल्ट्रेशन होगा तो एडजुडिकेटिंग कोर्ट में न्याय निर्णय अधिकारी के न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। सहारनपुर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में नजर आया। दूधली में मौके पर पहुंची टीम ने करीब 400 बोरी कचरी बरामद की। टीम को फैक्ट्री में पानी की जांच रिपोर्ट और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी नहीं मिले। यहाँ स्वच्छता नियमों की भी अनदेखी की जा रही थी। अधिकारियों के अनुसार रंगीन कचरी में ज्यादा मात्रा में रंग मिलाया जा रहा था, जो सेहत के लिए हानिकारक है। जांच पूरी होने तक फैक्ट्री को बंद करा दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत जिले के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही मौके पर से 250 किलो रंगीन कचरी को नष्ट कराया गया। सैकड़ों लीटर केमिकल वाला दूध बहा दिया गया और मिलावटी मावे को भी नष्ट किया गया। कानपुर में खाद्य विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए फजलगंज में छापेमारी कर करीब 50 लाख रुपए के एक्सपायर खजूर जब्त किए। यहाँ 10,000 किलो खजूर पर नए लेबल लगाकर बेचने की तैयारी थी। साथ ही 675 किलो मिलावटी मावा और लाखों की सुपारी भी नष्ट की गई। मौके से 9 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। त्योहारी सीजन में मिठाई, मावा और दूसरे खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ जाती है। मिलावटखोर इस मौके का फायदा उठाकर लोगों की सेहत से किस तरह से खिलवाड़ करते हैं, अब ये भी समझ लीजिए। डॉक्टरों के अनुसार मिलावटी मिठाई और केमिकल वाले रंग के इस्तेमाल गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। मिलावटी खाना शरीर को धीरे धीरे अंदर से कमजोर करता है, इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा करता है। घटिया और अशुद्ध खाद्य पदार्थ से पेट दर्द, गैस, दस्त, सूजन, फूड पॉइजनिंग और लीवर की परेशानी बढ़ जाती है। मिठाई से लेकर खाने पीने की दूसरी चीजों में भी सस्ता रंग डालकर लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाया जाता है।
बढ़िया क्वालिटी का फूड कलर काफी महंगा होता है। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोर मिठाई में सस्ता कलर डालते हैं। ये क्वालिटी फूड कलर से 20% तक सस्ता मिल जाता है। ऐसी मिठाइयाँ और खाने पीने के सामान लोगों की सेहत के लिए खतरा बनते हैं। मिलावट सबसे ज्यादा दूध से बनी मिठाइयों में ही होती है, मसलन बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला या लड्डू। इन मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाला मावा या मिल्क पाउडर कई बार असली होता ही नहीं। ऐसे में जांच का सबसे आसान तरीका है कि अगर मिठाई का स्वाद असामान्य लगे या उसमें चिकनाहट ज्यादा महसूस हो तो समझ लें कि उसमें मिलावट की गई है। कई मिठाइयों में मैदा या स्टार्च जैसी चीजें मिलाई जाती हैं ताकि इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके। घर पर इसकी जांच करने के लिए मिठाई का छोटा टुकड़ा लें और उस पर कुछ बूंदे आयोडीन की डालें। अगर रंग नीला या बैंगनी हो जाए तो उसमें स्टार्च की मिलावट है। अगर रंग में कोई बदलाव नहीं होता तो मिठाई असली है। अक्सर मिठाइयों पर चांदी का वर्क चढ़ा होता है, लेकिन कई बार ये असली चांदी होती ही नहीं बल्कि एल्युमिनियम की परत होती है। इसकी जांच का आसान तरीका है कि वर्क को हल्के से उंगली पर रगड़ें। अगर ये आसानी से गायब हो जाए और उंगलियों पर कड़ न छोड़े तो ये असली चांदी है। अगर ये चिपक कर रह जाए या चमकदार दाग छोड़ दे तो इसमें एल्युमिनियम की मिलावट है। दुकानदार मिठाइयों को आकर्षक बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी जांच करने के लिए मिठाई को सफेद टिश्यू पेपर पर रगड़ें। अगर टिश्यू पर रंग छूट जाए तो समझिए आर्टिफिशियल कलर डाले गए हैं। दूसरा तरीका है कि मिठाई को गर्म पानी के गिलास में डालें। अगर पानी रंगीन हो जाए तो समझ लीजिए कि उसमें रंग मिलाया गया है। खाने पीने की चीजों में की जाने वाली मिलावटखोरी पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। पहले खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274 और 275 में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 महीने जेल के साथ जुर्माने का प्रावधान था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए ये सजा कम मानी गई। अब नई भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इन प्रावधानों को पूरी तरह से बदल दिया है और मिलावट के लिए सख्त सजाएं शामिल की गई हैं। धारा 272 खाद्य या पेय पदार्थ में मिलावट करने पर 7 साल का कारावास, 5 लाख तक का जुर्माना। धारा 273 मिलावटी खाद्य या पेय पदार्थ को बेचने या बेचने के लिए रखने पर भी 7 साल कारावास, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना। धारा 274 और 275 ऐसे मिलावटी खाद्य या पेय पदार्थ जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो या खाने से या पीने से मौत हो जाने पर कम से कम 7 साल जो जुर्माने के साथ आजीवन कारावास तक हो सकती है। होली जैसे त्योहारों का उल्लास तब फीका पड़ जाता है जब मिलावटी खाना हमारी सेहत को निशाना बनाता है। मिलावटखोर अक्सर आस्था और उत्सव की भीड़ का फायदा उठाते हैं। ऐसे में एक जागरूक उपभोक्ता बनना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाकाल मंदिर में अब आरती के लिए देनी होगी फीस। जी हां, बाबा महाकाल के दरबार में अब संध्या और शयन आरती में शामिल होने के लिए भक्तों को जेब ढीली करनी होगी। उज्जैन के महाकाल नगरी में अब भक्ति और शुल्क को लेकर नई बहस छिड़ गई है। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब भक्ति और शुल्क आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। संध्या हो या शयन आरती, दोनों के लिए 250 रुपए की एंट्री फीस और अनिवार्य ऑनलाइन बुकिंग का नया नियम बनाया गया है। लेकिन इस नियम को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या आस्था भी अब पे एंड एंटर मॉडल पर चलेगी। हालांकि मंदिर प्रबंधन इसे व्यवस्था और पारदर्शिता बता रहा है, वहीं इसका विरोध करने वालों का कहना है कि भगवान के दरबार में भी वसूली क्यों। लिहाजा महाकाल की नगरी में भक्ति बनाम फीस का यही मुद्दा अब बहस का विषय बन गया है। दरअसल अब संध्या और शयन आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को रजिस्टर्ड वेबसाइट पर 250 रुपए का शुल्क देकर पहले से स्लॉट बुक करना होगा। दोपहर 12 बजे से संध्या आरती और शाम 4 बजे से शयन आरती की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। दोनों ही आरतियों के लिए प्रति श्रद्धालु 250 रुपए तय किया गया है, जो कि शीघ्र दर्शन शुल्क के बराबर है। ये बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर की जाएगी। नई व्यवस्था के अनुसार संध्या आरती के लिए श्रद्धालुओं का अंतिम प्रवेश समय शाम 6 बजे तक रहेगा। वहीं शयन आरती के लिए प्रवेश रात 10 बजे तक किया जा सकेगा।
ताकि आरती के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और अव्यवस्था को रोका जा सके। वहीं अब इस नई व्यवस्था को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। मंदिर प्रबंधन का कहना है कि महाकाल मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिससे कई बार भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति बन जाती है। ऑनलाइन बुकिंग और शुल्क व्यवस्था से सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जा सकेगा, जिससे श्रद्धालुओं को लंबी लाइनों और धक्का मुक्की से राहत मिलेगी। इस मुद्दे को लेकर हमारे सहयोगी ने उज्जैन में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में संध्या आरती और शयन आरती के लिए अब श्रद्धालु जो है पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कर और जो है आरती के दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसमें संध्या आरती के लिए जो ऑनलाइन बुकिंग का जो पोर्टल है वो 12 बजे से, शयन आरती के लिए 4:30 बजे से जो है रजिस्ट्रेशन खुलेगा। इसके लिए जो प्रवेश द्वार है वो गेट नंबर 1 अवंतिका द्वार रहेगा, जिसमें श्रद्धालु जो है संध्या आरती के लिए 6:30 बजे से 6 बजे तक और शयन आरती के लिए रात्रि 10 बजे तक जो है अवंतिका द्वार से प्रवेश करके आरती का लाभ ले सकते हैं। सर व्यवस्था तो ठीक है, एवरेज लगा, उतना मतलब सिस्टमेटिक नहीं था। और जो बात रही शयन आरती की, तो हाँ पहले फ्री रहता था, अभी थोड़ा सा पैसा लेना स्टार्ट कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी तो हो ही गया है। अभी जिसके पास पैसा है तो वीआईपी दर्शन कर ही सकता है, लेकिन गरीब आदमियों का क्या। अभी वो यदि 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग आ रहे हैं तो उनको 250 रुपये के हिसाब से करीबन 5000 रुपये होता है। तो एक गरीब के लिए, एक तो उतनी दूर से लोग आते हैं दर्शन करने, उनका अलग एक्सपेंस लगता है। अभी आके यदि आप यहाँ पे शयन आरती पे ज़्यादा पैसे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा परेशानी का सबक तो है ही है। मेरे हिसाब से तो शयन आरती फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, उसके लिए पैसा चार्ज नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जैसे महिलाओं के लिए जो लाइन लगाया हुआ है, जो वीआईपी दर्शन नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ही इशू है। और प्लस यहाँ पे जो मेन एक्चुअल भगवान के सामने जो दर्शन होते हैं, वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है। जैसे मेरी मदर को कोई प्रॉब्लम हो गई, वो दर्शन नहीं कर पाई, वो वापस गई तो उनको वो ट्रीट नहीं किया तरीके से। तो इस तरीके से सीनियर सिटीजन्स और महिलाओं को लेकर थोड़ा विशेष मेरे हिसाब से होना चाहिए अरेंजमेंट। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि भक्तों के लिए निःशुल्क होना जरूरी है। अभी एक लोगों का 250 रुपया लगता है, तो 250 के हिसाब से जान लो कि 2500 रुपया लग रहा है। आरती जो है फ्री होनी चाहिए, ताकि कोई भी भक्त साधारण आए तो वो आरती करके जा सके। मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त तो सब समान होते हैं भगवान के लिए, तो भगवान की दर्शन सबके लिए समान नहीं होने चाहिए। जैसे हम आए वैसे ही सारे लोग आने चाहिए। 250 रुपये मेरी उचित में नहीं। हाँ ठीक है, कोई विकलांग है, कोई परेशान व्यक्ति है, मैं मानती हूँ उसको आप दो 250 रुपये के दर्शन, 250 रुपये के दर्शन। बट सामान्य जनता के लिए जो हम आए आराम से, बहुत उचित व्यवस्था है, बहुत ही सही व्यवस्था, हम आराम से दर्शन करके आए। जय महाकाल। न्यूज़ पेपर पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। आज शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। लगातार 2 सत्रों की तेजी के बाद सेंसेक्स 1068.74 अंक गिरकर 82,225.92 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 288.35 अंक या 1.12% गिरकर 25,424.65 पर बंद हुआ। माना जा रहा है कि एआई से उपजी मुश्किलों और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के मद्देनजर आईटी शेयरों में भारी नुकसान के चलते बाजार में भारी गिरावट आई है। आज राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमतें 400 रुपए बढ़कर 1,63,200 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। माना जा रहा है कि स्टॉक रखने वालों की निरंतर खरीदारी और रुपए के कमजोर होने के चलते सोने की कीमतों में तेजी आई। हालांकि चांदी की कीमतें 2,72,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही। आज रुपया सीमित दायरे में कारोबार करता रहा और मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच 6 पैसे गिरकर 90.95 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि घरेलू शेयर बाजारों में तेज गिरावट और भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितताओं ने स्थानीय मुद्रा पर और दबाव डाला, जबकि विदेशी निवेश के प्रवाह ने इसे कुछ हद तक सहारा दिया। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों को काबिलियत दिखाती है। एआई की रेस में इंडिया पीछे नहीं रहने वाला। देश का बच्चा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेगा और उसका इस्तेमाल करेगा। इस सोच को जमीन पर उतारने की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अमेठी में, जहां सरकारी स्कूलों के शिक्षक एआई की ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि वे आने वाली पीढ़ी को डिजिटल युग के लिए तैयार कर सकें। ज्यादा दिन नहीं हुए
बस पिछले हफ्ते की बात है। तकनीक की दुनिया में 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत बन चुके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मंथन हुआ। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत ने दुनिया को ये संदेश दिया कि ये तकनीक सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का जरिया बनेगी। इसका इस्तेमाल सबके कल्याण के लिए, सबकी खुशी के लिए किया जाएगा। भारत इस रास्ते पर चल चुका है। इस लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा आम लोगों के साथ देश के हर स्कूल और हर बच्चे तक इस तकनीक को पहुंचाना है, उन्हें एआई फ्रेंडली बनाना है। यूपी के अमेठी में ऐसी ही शुरुआत हो चुकी है। आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं, ओपन एआई कंपनी जो है जिसने चैट जीपीटी बनाया था, ये लगभग जिले के 700 टीचर्स को दी जानी है। तो ये 6वां बैच है, उसमें 50 टीचर्स आज उपस्थित हैं। और इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये स्मार्ट पैनल अर्थात आईएफपी लगाए गए हैं या कंप्यूटर 18 कंप्यूटर कहीं 4 कंप्यूटर जो भी डिजिटल डिवाइसेस भेजी गई हैं उनका वो बेहतर प्रयोग करते हुए कैसे बच्चों के सीखने को और बेहतर बना पाएं, साथ ही वो सबसे पहले खुद उन चीजों पर दक्ष हों ताकि वो यदि खुद सीखे रहेंगे तो बच्चों को सिखा पाएंगे। यहाँ शिक्षा विभाग की पहल पर शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि पहले वो एआई को जान और समझ सकें और उसके बाद वो बच्चों को भी एआई की ABCD पढ़ा सकें। एआई के प्रयोग से कैसे बच्चों के लिए, चाहे वो 1 से 5 तक के बच्चे हों, 6 से 8 के, इंटर के या ग्रेजुएशन के, कोई भी बच्चे हों, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे हमें मस्तिष्क समझाना है बच्चों को तो हम लोग कमांड देंगे या प्रॉम्प्ट देंगे। तो एआई में कमांड कैसे देनी है, प्रॉम्प्ट कैसे देने हैं, उसके संबंध में भी एक पूरा का पूरा 1 घंटे का सेशन है जिसमें टीचर्स को कमांड देना सिखाया जाएगा ताकि जब वो बेहतर कमांड देंगे तो बेहतर रिजल्ट उनके पास होंगे। अमेठी विकास खंड के BRC सेंटर में शिक्षकों को 5 अलग अलग बैचेस में प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई को सरल, रोचक और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के मकसद से ट्रेन किया जा रहा है। इसके तहत शिक्षकों को नई तकनीकों के शैक्षणिक उपयोग की डिटेल जानकारी दी जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान ICT के शैक्षणिक प्रयोग, IFP पैनल, स्मार्ट बोर्ड और अन्य डिजिटल उपकरणों के प्रभावी उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा MIRC के इंजीनियर शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, चैटबॉट, जेमिनी AI और चैट GPT जैसे आधुनिक टूल्स की कार्यप्रणाली और शैक्षणिक उपयोग के बारे में बता रहे हैं। एकदम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है छोटे बच्चों के लिए। अगर शुरू से ही वो एआई के माध्यम से वीडियो बनाना और क्या और चीजें छोटे-छोटे जो प्रेजेंटेशन देना ये अभी से सीख लेंगे, जिनको हम लोग अब नहीं सीख रहे हैं उनको बच्चे अभी से सीख लेंगे, जिससे क्या होगा कि भविष्य में वो आगे ग्रो करेंगे बहुत तेजी। ट्रेनिंग से बच्चों को बहुत फायदा होगा। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है ICT लैब। ये हमारे जितने भी जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें जो है ICT के माध्यम से जो है एडिट करना, जोड़ना और बच्चों को सिखाना कि एआई से क्या क्या संभव है। आप नहीं रहेंगे तो आपकी बातों को एआई पकड़ लेगा। आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों कंप्यूटर सिखा रहे हैं तो एआई के माध्यम से ये बच्चे जान जाएंगे कि मेरी कमी कहाँ है, एआई पकड़ लेगा। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को नई तकनीक और एआई आधारित शिक्षा से जोड़ना है ताकि वे डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सके। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक स्कूलों में छात्रों को एआई से जुड़ी बुनियादी जानकारी और इसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ाएंगे। अमेठी से अभिषेक कुमार त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।